हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूर सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। इसी कंटेक्स्ट में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स के बच्चों के लिए हमने एक गेस्ट पेपर बनाया है। अब इस गेस्ट पेपर में आप देखेंगे कि आपके पूरे सिलेबस के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो उसको हमने डाला हुआ है। अगर आप इस पेपर को फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि आप मैक्सिमम मार्क्स इससे अटेन कर लेंगे। तो गेस्ट पेपर की बात करें तो हमने यहाँ पे तो सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किया है, बट अगर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो इसके लिए आपको लेट्स स्टडी इंडिया के टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा और वहां से आपको इस गेस्ट पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सारे ही यूनिवर्सिटीज के सिलेबस जो है अप्रॉक्सीमेटली सेम है। थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं, बट एनईवी के अकॉर्डिंग की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली सारे यूनिवर्सिटीज में लगभग जो सिलेबस है वो सेम तरीके का है। तो इसी रिगार्डिंग हमने इस पेपर को बनाया है। अब पेपर की बात करते हैं तो सिलेबस की जब देखा जाएगा तो सिलेबस जो है कंप्लीट 8 यूनिट्स में डिवाइडेड है। 4 यूनिट पार्ट ए में है और 4 यूनिट पार्ट बी में है। अब पार्ट ए की जो पहली यूनिट है वो है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सबसे पहले देखेंगे। तो यूनिट वाइज हम क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते जाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जो बनेगा वो बनेगा स्टेट फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन से। तो स्टेट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन क्या है, इसको डिफाइन वगैरह करने के लिए पूछा जा सकता है। तो स्टेट फंक्शन सिंपली क्या कि कोई भी जो सिस्टम होता है वो प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे, सिस्टम के कॉम्पोजिशन पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। यही सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो और यही सारे पैरामीटर्स क्या कहला जाते हैं, स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। तो इसी तरीके से स्टेट फंक्शन और पॉइंट फंक्शन को डिफाइन करते हुए आपको लिख देना होगा इसका आंसर। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन की बात करी जा रही है। तो वैसे भी आप जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखेंगे तो वहां पे मैथमेटिकल डेरिवेशन कुछ है नहीं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर कोई भी एक सिस्टम ए है, मान लिया कि ए जो है बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यही जीरोथ लॉ बोलता है और इसी को डिफाइन करते हुए आपको इसमें लिख देना होगा। तो ये तो बात हो गई जीरोथ लॉ की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा इस टॉपिक से या इस यूनिट से वो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें भी एक तरीके से देखा जाए तो डेफिनेशंस ही है, बट मैथमेटिकल फॉर्म एक एक्सप्रेशन के टर्म में भी हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको उसको भी कंसिडर करते हुए अपने आंसर को लिखना होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो जब हीट सप्लाई किया तो सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है, उसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज आता है और वो कुछ वर्क डन परफॉर्म करता है। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम किस तरीके से लिखते हैं कि जो Q है हीट सप्लाई की वो बराबर होता है किसके, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो सिस्टम 2 का इंटरनल एनर्जी U2 हो गया, पहले का U1 हो गया, तो U2 माइनस U1, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस जो एक्सटर्नल वर्क डन करने में वर्क डन हुआ है तो W हो गया। तो Q इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1 प्लस W। इस तरीके से हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। या अगर बहुत ही स्मॉल चेंज की बात करी जाती है तो यही Q dQ हो जाता है, यही U du हो जाता है और यही W dW हो जाता है। तो du इज इक्वल्स टू dQ माइनस dW भी लिख देते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्म हो जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो हमको डिफरेंट प्रोसेसेस दैट इज आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन को फाइंड करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, तो सीपी और सीवी के बीच में क्या रिलेशन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हो सकता है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। लास्ट जो क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बनता है वो है कार्नोट्स इंजन एंड एफिशिएंसी फॉर्मूला। तो कार्नोट इंजन और एफिशिएंसी फॉर्मूला को आपको अच्छे से देख लेना है, ये लॉन्ग फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो कि पहले यूनिट से, जो कि जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपका बनता है। इसी फॉर्म में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट के तरफ। तो सेकंड यूनिट जो है वो है सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया।
इसका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एंट्रोपी, इसके मैथमेटिकल फॉर्म को भी आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे बनेगा, चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उसमें चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन एंट्रोपी कितना आता है, इसको आपको कंसिडर करना है। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के डेफिनेशंस को आपको ध्यान देना है। जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स है, जो कि इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ये सारी के डेफिनेशंस जो कि हमारे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं, इनको आपको देख लेना है। मैक्सवेल्स रिलेशन को कंसीडर करना है। मैक्सवेल रिलेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स ऑल्सो। तो इससे मैक्सवेल रिलेशन को आपको देखना है। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस यूनिट से बनेंगे वो होंगे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड जूल थॉम्सन इफेक्ट। तो ये कुछ 6 क्वेश्चंस या कह सकते हैं 6 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं इससे, उसकी बात हो गई। नेक्स्ट हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट जो कि काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। सेकंड, डिग्री ऑफ फ्रीडम। थर्ड, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एंड फोर्थ जो होगा चार्ल्स बॉयल्स एंड गे-लुसाक्स लॉ। तो इन तीनों लॉ को देखना होगा। बाकी ये 3 क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट ए के लास्ट यूनिट जो कि 4th यूनिट थियरी ऑफ रेडिएशन है, उसको कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि इस यूनिट से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से या इस यूनिट से, थियरी ऑफ रेडिएशन से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, अब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन P = U/3, इसको भी आपको अच्छे से देख लेना होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है इस यूनिट का। नेक्स्ट, प्लैंक्स लॉ, रेले जीन्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ फ्रॉम प्लैंक्स लॉ, इन सब के डेरिवेशन को आपको बहुत ही अच्छे से देख लेना है। ये आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें इस टॉपिक से, इस यूनिट से, थियरी ऑफ रेडिएशन से, तो वो हो जाएगा प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो जो प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में हम किस तरीके से उनको लिखते हैं, कैसे दिया जाता है, इसको आपको देख लेना होगा। तो यहीं से इस तरीके से 4 यूनिट के हमने, या कह सकते हैं पार्ट ए के 4 यूनिट को हमने डिस्कस कर लिया। अब बढ़ेंगे पार्ट बी के तरफ। पार्ट बी जो है हमारा सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो पार्ट बी का जो पहला यूनिट है, यूनिट 5th, ये है डीसी एंड एसी सर्किट। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनेगा ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन RL, RC एंड LCR सर्किट्स। तो जो हमारी RL सर्किट होती है, LC सर्किट होती है, LCR सर्किट होती है, इन तीनों ही सर्किट में किस तरीके से करंट ग्रो करता है और किस तरीके से करंट का डीके होता है, इस बात को अच्छे से देख लेना होगा। तो बहुत ही आसान है, एक ही तरीके का फॉर्मेट तीनों में यूज होता है। तो हम देख लेंगे कि किस किस तरीके के कंडीशंस यहाँ पे अचीव होते हैं, किस तरीके का ग्रोथ होता है, किस तरीके का डीके होता है करंट्स में, इन सब चीजों की बात कर लेनी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे है वो है थेवेनिन नॉर्टन सुपरपोजिशन एंड रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो ये चारों थ्योरम इंपॉर्टेंट है एक तरीके से आपके लिए। चारों के चांसेस है कि चारों में से कोई ना कोई तो आपसे थ्योरम पूछा ही जाएगा, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें ब्रिजेस की, तो इंडक्टेंस को फाइंड करने के लिए कुछ ब्रिजेस आपको पढ़ने हैं इस यूनिट में। उसमें से भी 2 ब्रिजेस, दैट मींस कि मैक्सवेल और एंडरसन ब्रिज एक इंपॉर्टेंट ब्रिज की तरह बिहेव कर सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, जब कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा तो भी हमने कुछ ब्रिजेस को पढ़ा है। उसमें से शेरिंग एंड वीन्स ब्रिज इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हो सकते हैं कैपेसिटेंस के टर्म में। तो इतने कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई एसी एंड डीसी सर्किट्स के लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड्स। तो यूनिट 6 क्या हो गई, सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स। इसका पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीजन रीजन इन पीएन जंक्शन। तो जब पी टाइप और एन टाइप को एक साथ हम ज्वाइन कर देते हैं तो पीएन जंक्शन बन जाता है, और उसी जंक्शन के अक्रॉस क्या बनता है, हमारा डिप्लीशन रीजन बनता है। तो इसी के फॉर्मेशन को आपको अच्छे से बताना है, किस तरीके से बनता है, कैसे चेंज होता है, कब थिक होता है, कब थिन होता है, इस सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा।
रिपल फैक्टर की बात करेंगे तो हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर जब हम पढ़ लेंगे तो उसमें रिपल फैक्टर देख लेंगे। नेक्स्ट है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। तो बीएन जंक्शन तो बन गया, उसकी डिप्लीशन रीजन की वर्किंग तो देख ली कि किस तरीके से डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है। अब इसमें क्या देखना है कि अगर हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करें तब किस तरीके की वर्किंग होगी, क्या प्रिंसिपल लगेगा, और जब रिवर्स बायसिंग करेंगे तब क्या वर्किंग हो जाएगी। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग को भी देखना है। इसी में स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस को भी स्टडी करना होगा। तो स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। तो स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट टनल एंड जेनर डायोड भी पूछा जा सकता है, साथ ही साथ लाइट एमिटिंग डायोड एंड फोटो डायोड, ये चारों डायोड जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्टली हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, इनकी एफिशिएंसी भी कैसे कैलकुलेट करी जाती है, इन सब को आपको देख लेना है। किसका रिपल फैक्टर कैसा आता है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। साथ ही साथ आप ब्रिज रेक्टिफायर को भी इनके साथ कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है, कितने डायोड्स किस में लगते हैं, किस तरीके से वर्किंग है, ये सारी चीजें भी आप देख सकते हैं। एमसीक्यूज में भी आपसे पूछ सकता है कि किस रेक्टिफायर का कितनी एफिशिएंसी होती है। तो एमसीक्यूज में ब्रिज रेक्टिफायर से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड से बढ़ते हैं अपने 7th यूनिट के तरफ, जो कि ट्रांजिस्टर्स है। तो ट्रांजिस्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। सबसे पहला पीएन एनपीएन ट्रांजिस्टर। ऑब्वियसली ट्रांजिस्टर्स की बात कर रहे हैं तो कौन से दो ट्रांजिस्टर्स हो गए, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स। तो दोनों ट्रांजिस्टर्स का क्या फॉर्मेशन है, किस तरीके से फैब्रिकेट किया जाता है, प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, ये सारी चीजें हम कंसिडर कर लेंगे इसमें। नेक्स्ट वोल्टेज डिवाइडर बायस की बात करेंगे तो वोल्टेज डिवाइडर बायस का और क्या नाम है वो देख लेंगे, और वोल्टेज डिवाइडर बायस है क्या इसको भी कंसिडर कर लेंगे। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, आरसी इज व्हाट, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस कपल्ड एम्पलीफायर, इसको भी कंसिडर कर लेंगे। इसमें वोल्टेज और पावर गेन इनका कैसे आता है इसको देख लेंगे। और लास्टली ट्रांजिस्टर्स के केस में अल्फा बीटा और गामा के बीच का रिलेशन क्या आता है, इसको भी हमें देखना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे इन टॉपिक से या ट्रांजिस्टर यूनिट से। अब लास्ट यूनिट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अगर हम 8 यूनिट को कंसिडर करें तो 8 यूनिट में से ये जो 8वीं यूनिट है, लास्ट यूनिट, ये सबसे छोटी और सबसे आसान यूनिट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही टॉपिक आपको दिए हैं, एक है सीआरओ, एक है मल्टीमीटर। दोनों ही काफी छोटे टॉपिक्स हैं और दोनों ही एक समान इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कोई बड़ी टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है और इजीली आप इन दोनों को कवर कर सकते हैं। तो सीआरओ क्या होता है, सीआरओ का प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, क्या एडवांटेजेस है इसके, ये सारी चीजें आपको सीआरओ के केस में पढ़नी होगी। वहीं अगर मल्टीमीटर की बात करें तो मल्टीमीटर को कब ओमीटर की तरह यूज किया जाता है, कब अमीटर की तरह यूज किया जाता है, कब वोल्ट मीटर की तरह यूज किया जाता है, और क्या इनके केसेस है, कब किस तरीके से हम इनको कैसे बना के यूज कर लेंगे, इन सारी चीजों की बातें हमें इसमें करनी है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन से। तो इतनी चीजें थी, हमने 8 यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अब अगर हम बात करें कि आपको इनके लेक्चर्स, इन सब से रिलेटेड लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे, तो इसके लिए भी आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे, बीएससी 2nd सेमेस्टर फिजिक्स सर्च करेंगे तो जितना भी पार्ट बी है, पार्ट बी को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है चैनल पे। अगर पार्ट ए के भी 1st यूनिट की बात करें तो 1st यूनिट भी अप्रोक्सीमेट कुछ टॉपिक्स को कवर किया गया है, तो वहां से जाके आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बात रही इनके सॉल्यूशंस की, तो स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर आपको इस गेस्ट पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको लेट्स स्टडी इंडिया के टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, वहां से आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इतना ही था आज के लिए। ये इतने गेस्ट टॉपिक्स थे, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।